हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया स्ट्रेटेजी का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मीडिया स्ट्रेटेजी का मीनिंग, कंपोनेंट ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। लेट्स स्टार्ट। मीडिया स्ट्रेटेजी, देखिए स्ट्रेटेजी है क्या? एक व्यवसाय में स्ट्रेटेजी से मतलब है एक व्यापक और एकीकृत योजना से जिसके द्वारा व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। रणनीति में वे सभी योजनाएं, नीतियां, क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसके द्वारा व्यवसाय को बदलते हुए विपणन वातावरण के अनुसार समायोजित यानी कि एडजस्ट किया जा सके। जो रणनीति है, रणनीति के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है, यानी कि उचित समय में उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा वह प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना कर पाता है। विपणन प्रबंधक यानी कि मीडिया प्रबंधक एक ऐसी मीडिया स्ट्रेटेजी तैयार करता है जिसके द्वारा वो अपने लक्षित ग्राहकों तक, लक्षित श्रोताओं तक विज्ञापन संदेश को काफी प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव मैनर से पहुंचा सके। विज्ञापन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मीडिया का सिलेक्शन बहुत राइट वे में करें, यानी कि सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ मीडिया बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट मीडिया स्केड्यूलिंग, यानी कि जो विज्ञापन माध्यम है, जो मीडिया है, उसकी जो समयबद्धता है वो भी उचित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी। जैसे मीनिंग में डिस्कस किया गया, इसके मेन दो कंपोनेंट, एक है मीडिया सिलेक्शन और दूसरा है मीडिया स्केड्यूल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीडिया सिलेक्शन। अब देखिए बहुत सारे मीडिया अवेलेबल है, जस्ट लाइक प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। जहां तक सवाल है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर मीडिया, इंटरनेट, ये सारे शामिल किए जाते हैं। हर एक मीडिया के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, जिसका डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपको नहीं देखी आपने उस वीडियो को तो एक बार उसको अच्छी तरह रिव्यू कर ले, ताकि आपको ये टॉपिक ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। अब ये जो मीडिया का सिलेक्शन है कई बातों पे डिपेंड करता है कि जो हमारा कस्टमर है वो किस टाइप का है, किस तरह उसकी नेचर है। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट की क्या नेचर है, हमारा जो मैसेज है वो किस टाइप का है, फिर हमारा जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो कितना है, जो हमारे कंपटीटर है वो किस तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिस मीडिया को हम चूज कर रहे हैं उसका कवरेज एरिया कितना है, यानी कितने लोगों तक वो आसानी से पहुंच पाता है, और फिर जिस मीडिया को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है। ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं जिसका विजुअलाइजेशन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है, तो ऐसे को आप रेडियो के द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि रेडियो में वो प्रदर्शित नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट। इसके लिए आपको टेलीविजन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जहां ऑडियो और विजुअल दोनों उपलब्ध। नेक्स्ट आता है मीडिया स्केड्यूलिंग, यानी कि मीडिया समयबद्धता। अब यहां पर ये तय करना होता है कि हमने अपने मीडिया सिलेक्शन के बाद कि अपने ऐड को किस दिन और किस समय दें। अब ये किस दिन और किस समय भी बहुत कई बातों पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस समय फ्री होती हैं, जिस समय वो आपके विज्ञापन को देख सके, फिर जिन टीवी और रेडियो कार्यक्रम में आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं उनकी रेटिंग क्या है, कि वो कितने ज्यादा लोगों के द्वारा देखे जाते हैं। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई ऐसा ऐड दिखाना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए, तो ऐसे ऐड को आपको कब दिखाना चाहिए, या तो दोपहर को या शाम या रात, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम उस ऐड को दिखाएंगे तो सुबह जो बच्चे हैं वो तो स्कूल या कॉलेजेस में होंगे, तो नेचुरल बात है आपकी ऐड की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। आई होप
आपको मीनिंग ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी और कंपोनेंट ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी। 3 टाइप की होती है, इंटरनेशनल मीडिया स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक मार्केट एरिया की मार्केट प्लान मीडिया स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप मीडिया स्ट्रेटेजी। सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया स्ट्रेटेजी। जहां तक सवाल है इंटरनेशनल मीडिया स्ट्रेटेजी, ये ऐसे उत्पादों के लिए कंपनी इसको अडॉप्ट करती है जो ग्लोबलाइज लेवल पे बेचे जाते हैं और स्टैंडर्डाइज लेवल पे होते हैं। यानी कि ऐसे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं और वो स्टैंडर्डाइज नेचर के होते हैं, जस्ट लाइक सोप, शैम्पू या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो इनको आप स्टैंडर्डाइज वे में ज्यादा से ज्यादा देशों में बेच पाते हैं। इसके लिए आप एक ही मीडिया अपनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपकी कॉस्ट भी कम आती है और उस पर कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी, नुकसान ये है कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक ही मैसेज आपको सारे देशों में दिखाना है, वो कई बार उस देश की कल्चर के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं। सेकंड डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक मार्केट एरिया की मार्केट प्लान मीडिया स्ट्रेटेजी। ये ऊपर की लेवल से थोड़ा हटकर है। इसमें क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर जो पूरा वर्ल्ड है उसको ग्रुप में बना देते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, यानी कि खंडों में विभाजित कर देते हैं और हर एक खंड के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए हम अलग मीडिया स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इन खंडों को हम इस तरीके से तय करते हैं कि उस खंड के बीच में जो उनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, प्रेफरेंसेस है, उनमें काफी सिमिलरिटी और हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक खंड के लिए हम अलग मीडिया तय करते हैं। हाँ, इसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऊपर वाले से काफी ज्यादा होती है स्टैंडर्डाइज के कंपैरिजन। तीसरा आता है आपका स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप मीडिया स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या करते हैं आप कस्टमर की ग्रुपिंग कर लेते हैं। अभी कस्टमर की ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं, उनके एजुकेशन के लेवल के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से, मेल या फीमेल, या उनके प्रोफेशन के हिसाब से, या उनके रहन सहन के तरीके के हिसाब से, या उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप इनकी ग्रुपिंग करते हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग को ध्यान में रखकर आप मीडिया स्ट्रेटेजी तय करते हैं। क्योंकि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सब अलग अलग इनकी जीवन शैली है, इनके लिए एक स्टैंडर्डाइज मीडिया नहीं हो सकता। जस्ट लाइक दैट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। नॉर्मल जो पढ़े लिखे हैं लेकिन इंग्लिश ज्यादा नहीं जानते, वो हिंदी न्यूज़पेपर या रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। जो इलिटरेट है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने एड को किस तरीके से, आपके जो टारगेट कस्टमर है वो किस तरीके के हैं। अगर आपके टारगेट कस्टमर हाई स्टैंडर्डाइज पर्सन हैं, जो हाई रिच पर्सन है, रिच क्लास है, उनके लिए तो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देना फायदेमंद रहेगा। अगर मीडियम या मिडिल क्लास के लिए है तो आप इसे नॉर्मल न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐड या ऐसे आपके टारगेट कस्टमर है जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे केस में आप टेलीविजन या रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली कोई भी एडवर्टाइजर किसी एक मीडिया स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करता, वो इन तीनों में को कॉम्बिनेशन करके यूज करता है ताकि वो अपने जो मीडिया ऑब्जेक्टिव है या एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव है उनको आसानी से इफेक्टिव वे में रीच कर सके, प्राप्त कर सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां हम डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। ध्यान रहे आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रेगुलेट करती है पूरे वर्ल्ड के एडवर्टीजमेंट को। इसने एक गाइडलाइंस, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है जिसका पालन हर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को करना होता है। इनके पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन। ध्यान रहे आप जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रूथफुल होना चाहिए। ट्रूथफुल से मतलब ये है कि उसमें कोई झूठे दावे नहीं किए जाने चाहिए, जो फैक्ट्स है उनको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाना चाहिए। इसके अलावा ना ही वो कंज्यूमर को गुमराह करने वाले हों। आपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताया है वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। जो वेट मेजरमेंट बताया है वो बिल्कुल ट्रू होने चाहिए।
यानी कि उसमें कोई फॉल्स फैक्ट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड आता है आपका डिसेंसी यानी कि शालीनता। आपके जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है वो काफी शालीन तरीके का होना चाहिए, उसमें अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि आपका एड किसी भी रिलीजन यानी कि धर्म, जाति, लिंग, आयु या राष्ट्रता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसमें इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसमें किसी तरह के हिंसात्मक या अवैधानिक व्यवहारों या अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ध्यान रहे, बच्चे और बुजुर्गों के लिए जो यंग पीपल्स हैं, जो बच्चे और युवा पीढ़ी है, इनके लिए किए गए विज्ञापन का लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। इनको और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे किसी भी तथ्य को ना दिखाया जाए जिससे कि ये गलत राह पर चल सके। इनसे इनके मानसिक, शारीरिक या नैतिक तौर पर इनको नुकसान पहुंचे, या उन्हें ऐसे गुमराह किया जाए या ऐसी क्रियाओं में संलग्न किया जाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उनकी सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। जहां पर दो कंपनियां एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा अटैक करती हैं, उसे कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ध्यान रखें, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट में आपका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो कस्टमर को गुमराह करे। जो भी आप कंपैरिजन दिखा रहे हैं वो एक ट्रू फैक्ट्स पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छा और दूसरे के प्रोडक्ट को बुरा बता दिया। और दूसरा, वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाले प्रोडक्ट की वो जो पॉपुलैरिटी है, जो उसका गेस्चर है, उसको डाउन करे, यानी कि उनकी मानहानि को नुकसान ना पहुंचाए। 6, टेस्टिमोनियल्स। जहां तक सवाल है प्रमाण पत्र, आपने कई बार देखा होगा खासकर टूथपेस्ट या किसी शैम्पू के एड्स में कि जहां पर कंपनियां कहती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है किसी पर्टिकुलर लैब से टेस्टेड है या अप्रूव, तो केवल वही टेस्टिमोनियल यानी कि प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए जो विश्वसनीय हो, यानी कि जिनका वास्तव में टेस्ट हुआ हो। और ध्यान दें, उसकी समय अवधि भी खत्म नहीं हुई हो, ये नहीं कि समय अवधि समाप्त हो गई, वो पहले कभी टेस्ट कराए थे और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अप्रूव हुए थे, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका, तो आप उसको एड में अभी नहीं दिखा सकते। नंबर 7, इंडोर्समेंट यानी कि अनुमोदन। इंडोर्समेंट में क्या होता है कि कई बार आप अपनी एड में दिखाते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर पर्सन ने भी सपोर्ट किया है। अगर आप किसी व्यक्ति या संस्था का नाम ले रहे हैं तो पहले उसकी पूर्व अनुमति यानी कि उसकी पहले प्री अप्रूवल लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सही नहीं निकला या घटिया निकला तो नेचुरल बात है उस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया जाएगा। नंबर 8, इमिटेशन यानी कि नकल। ध्यान रहे, आप किसी भी तरीके से अपने ऐड को ऐसा नहीं बनाएंगे जो आपके कंपटीटर के ऐड की किसी भी तरीके से नकल करता हो, या उनकी संगीत को नहीं चुराएंगे, उनकी धुन को नहीं चुराएंगे, उनके जनरल लेआउट को नहीं चुराएंगे, उनका ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन की कॉपी नहीं करेंगे। 9, गारंटी। आप गारंटी के बारे में अपनी एडवर्टीजमेंट में तभी दिखाएंगे जब आप वास्तव में अपने प्रोडक्ट के साथ कोई गारंटी दे रहे हैं, अन्यथा नहीं। नंबर 10, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐड कर रही है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया गया है। उसके ऐड में किसी भी तरीके की अश्लीलता का प्रदर्शन या हिंसात्मक चीजों का प्रदर्शन नहीं किया गया है, और जितनी भी कानूनी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका सही तरीके से पालन किया गया। आई होप आपको ये गाइडलाइंस क्लियर हो गई होंगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, कॉन्स्टेंट्स इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक कंपनी को जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में आती है। सबसे पहले दिक्कत आती है लैंग्वेज बैरियर्स। जितने विश्व में देखिए कितने देश हैं और हर देश में कितनी भाषाएं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 10,000 भाषाएं। अपने भारत में ही देख लीजिए कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है, तो इन भाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है। फिर अब देखिए जस्ट लाइक इंग्लिश, एक इंग्लिश यूएस यानी कि अमेरिका में बोली जाती है, एक इंग्लिश ब्रिटेन यानी कि यूके में बोली जाती है।
इनके इंग्लिश बोलने के जो प्रोनाउंसिएशन है उनमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। तो यानी कि ये जो भाषा है ये बहुत बड़ा हर्डल है, एक बहुत बड़ी रुकावट है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। दूसरा, कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर में भी बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अलग अलग देश के लोगों की सोच विचार अलग अलग होती है, उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, उनकी कार्यशैली अलग अलग होती है, वहां धर्म जो है अलग अलग होते हैं, जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एक एड बनाने में काफी दिक्कत आती है। किसी जगह पर किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और किसी देश में किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इन सभी देशों के कल्चर के साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और कई देशों में तो इतनी विविधता पाई जाती है कि वहां कल्चर के साथ साथ सब कल्चर्स भी पाए जाते हैं। तीसरा, कॉम्प्लेक्स। घरेलू विज्ञापन करना कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है। अलग अलग देशों में जो शिक्षा का स्तर है वो अलग अलग होता है, वहां के जो आर्थिक विकास का स्तर है अलग अलग है। किसी देश में कोई मीडिया उपलब्ध है, दूसरे देश में वही मीडिया उपलब्ध नहीं है। एक देश में मीडिया को रेगुलेट करने के रूल्स अलग हैं, दूसरे देश में मीडिया को रेगुलेट करने के रूल्स अलग हैं। तो इन विविधताओं के कारण विज्ञापन को बनाना काफी मुश्किल हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नंबर 4, डिफिकल्टी इन इनकोडिंग ऑफ मैसेज। जैसे पहले भी कहा गया कि अलग अलग देशों के कल्चर अलग हैं, भाषा अलग है। इसके अलावा अलग अलग देशों में जो चेहरे के हाव भाव वो भी अलग अलग होते हैं। किसी देश में एक चिन्ह को किसी और तौर पे अर्थ में लिया जाता है और दूसरे देश में उसी चिन्ह को किसी और अर्थ में लिया जाता है। इसके अलावा रंगों में भी काफी विभिन्नता पाई जाती है। किसी देश में एक रंग को शुभ माना जाता है, दूसरे देश में उसी रंग को अशुभ माना जाता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत जैसे देश में सफेद रंग को कब प्रयोग किया जाता है? या तो किसी शोक सभा में जाने के लिए या किसी पवित्र यानी कि किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या किसी और धार्मिक स्थान पर जाने के लिए। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज में सफेद कपड़ों का प्रयोग खासकर शादी में किया जाता है। दूल्हा और दुल्हन जो है वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो इनमें जो कल्चर डिफरेंस होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो मैसेज का इनकोडिंग करना है वो इतना आसान नहीं। फिफ्थ, डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ एड अपील। एड अपील होती क्या है? जिसके द्वारा विज्ञापनकर्ता अपने मैसेज को पहुंचाता है किसका? लक्षित टारगेट ऑडियंस का। अब ये रैशनल भी होती है या इमोशनल भी होती है, लेकिन ध्यान रहे अलग अलग देशों में अपील करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जो विकसित देशों में या भारत जैसे देश में एड में हम वुमेन्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर आप वुमेन्स को एक्सपोज नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट में। इसी तरीके से ब्रिटेन में आप ऐसी एडवर्टीजमेंट को नहीं दे सकते जो हंसाने वाली हो, क्योंकि वो वहां पर इफेक्टिव नहीं होती। इसी तरीके से चीन में इमोशनल अपील्स को ज्यादा वैल्यूज नहीं दी जाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है कि एक प्रॉपर एड अपील को तैयार करें। 6, डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नेचुरली आप जो एमएनसीज कंपनी हैं उनका जो बिजनेस है वर्ल्ड के कई देशों में फैला होता है और उन देशों में के लिए उनको एड बनानी होती है, तो उन्हें एक ऐसी एड एजेंसी की जरूरत होती है जिसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ हो सकता है आपने एक ऐसी एड एजेंसी चूज की हो जिसका नेटवर्क काफी फैला हुआ है और जो बहुत पॉपुलर है, परंतु दिक्कत क्या है कि उसका बिजनेस जो है एड एजेंसी का इन सभी देशों में नहीं है जिन देशों में आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत दिक्कत आती है इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट। 7th, अपोजिशन ऑफ लोकल पब्लिक। जनरली देखा गया है कि जो लोकल पब्लिक है वो भी विरोध करती है, अपोज करती है इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट का। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो एड हैं वो उनके देश की संस्कृति, पहनावे, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो खाने पीने की आदतें हैं उनको खराब कर रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, या यूं कहें कि उनके कल्चर पर ये विदेशियों का एक आक्रमण है, अटैक है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में। जैसे फ्रांस में अमेरिका के द्वारा दिखाए गए इंग्लिश एड को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। वो ये मानते हैं कि अमेरिका वाले उनके ऊपर अंग्रेजी भाषा को थोप रहे। नंबर 8, डाइवर्सिटी इन गवर्नमेंट रेगुलेशन। अलग अलग देशों में जो लॉ है वो अलग अलग है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में। जैसे कुछ देशों में विज्ञापन पर जो खर्च की जाने वाली अमाउंट है, जो बजट है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है।
कुछ देशों में कुछ विशेष उत्पादों के लिए जो पब्लिक मीडिया है उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ देशों में कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते आप, और कुछ देशों में जैसे लाइक सिगरेट, शराब या टोबैको प्रोडक्ट्स, इनके प्रयोग पर, इनके ऐड पर बैन लगा रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है एक इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करने में। इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। आई होप आज आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव और प्रश्न काफी बहुमूल्य हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियो में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।